जय हिंद, जोहार बच्चों। मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा आज आपके बीच आपके पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का प्रथम पाठ नमक का दारोगा लेकर आई आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और आज की चर्चा हमारे 3 खंडों पर शामिल होगी। पहला, प्रेमचंद का परिचय, दूसरा, तत्कालीन सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तीसरा, कहानी पर चर्चा। अपने पहले चर्चा के पहले खंड पर अग्रसर होते हुए हम लोग देखेंगे प्रेमचंद के परिचय। प्रेमचंद को जानेंगे। प्रेमचंद को हम कथा सम्राट, कथा शिल्पी, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही जैसे उपनामों से जानते हैं। इनका महत्व साहित्य में इस बात से जाना जा सकता है कि उपन्यास विधा हो या कहानी विधा हो, इसका काल विभाजन इन्हीं के नाम पर आधारित है। जैसे अगर कहानी में आए तो कहानी का काल विभाजन ठहरता है प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। उपन्यास में आए, उपन्यास विधा में, तो उसका काल विभाजन ठहरता है पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। एक बहुत ही अच्छी उक्ति हमारे यहाँ साहित्य में प्रचलित है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता माना गया है। तो हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो उक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये प्रेमचंद के हिंदी साहित्य जगत में आने के बाद ही चर्चित हो, क्योंकि इसके पहले जितनी भी कहानी, जितने भी उपन्यास, जो भी चर्चाएं लिखी जाती थी वो मात्र गल्प होती थी, काल्पनिक कहानियां होती थी, रोमांचक होती थी, रोमांच से परिपूर्ण होती थी, पर उसका जिंदगी की वास्तविकता से, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। बस वो एक मनोरंजन का साधन होते थे। लेकिन जब साहित्य में प्रेमचंद का अवतरण हुआ तो पूरा साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल गया। जैसी सामाजिक स्थिति थी, जैसा समाज था, उसका चित्रण प्रेमचंद के साहित्य में होता है। इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यास, मील के पत्थर उपन्यास कह ले, और मील की कहानियां लिखी। एक कहानी आपका नमक का दरोगा है। इनकी कहानियों में शामिल है पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, ईदगाह जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने इसमें से कुछ पढ़ी भी होंगी। बड़े घर की बेटी है ना, उपन्यास में गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन इत्यादि उपन्यास इन्होंने लिखे। और इनका जीवन काल देखें तो इनका जन्म 1880 और मृत्यु 1936 ठहरता है। इस जीवन काल में, इनके जीवन काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर जाएं तो हम यह देखेंगे कि इस समय का काल आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का काल और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह वगैरह का काल इस समय आप देखते, तो इसी के आलोक में उस समय के सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। क्योंकि हम यह जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, दांडी मार्च हुआ था। यह नमक आंदोलन से ही संबंधित था। नमक जो कि बहुत ही अनिवार्य वस्तु है हमारे जीवन की, और हम नमक के बिना सचमुच अपने भोजन की, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों, और यह प्रकृति प्रदत्त भी है बच्चों, इसे प्रकृति ने दिया है, ये बनाए नहीं जाते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि नमक जो है वो समुद्र से मिलता है। तो अंग्रेजों ने इस नमक पर भी टैक्स लगा दिया था और इसका विरोध पूरे भारतवर्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। उसी समय की कहानी है, उसी समय की बात है कि नमक पर कर लगाया गया, नमक का एक अलग विभाग बनाया गया। ठीक है, यह कहानी भी उसी नमक विभाग से संबंधित है। अब आए कहानी पर चर्चा, अपने तीसरे खंड की ओर हम बढ़े, कहानी पर चर्चा। तो कहानी पर चर्चा आगे करते समय हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि उसमें मुख्य पात्र, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जिस तरह
मूवी देखते समय, सिनेमा देखते समय हम कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर खोजते हैं कि इस कैरेक्टर किसमें, कौन सा हीरो हीरोइन है, इसमें कौन सा विलन है, उसको देखकर हम सिनेमा देखने जाते हैं। ठीक इसी तरह हम किसी भी कहानी को जानने के पहले उसके कैरेक्टर को समझते हैं। पहला कैरेक्टर है मुख्य कैरेक्टर, मुख्य तौर पर जिन्हें हम समझेंगे वो मुंशी वंशीधर हैं, और दूसरे कैरेक्टर पंडित आलोपीदीन हैं। इन दो कैरेक्टर के बीच कहानी मुख्यतः चलती है। तीसरे में देखें तो पिता भी हैं, मुंशी वंशीधर के पिता भी हैं, उनकी बहनें भी नेपथ्य में दर्शाई गई हैं, माता है, पत्नी है, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर कहानी जो है, कहानी का सार इन्हीं दो के बीच में है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है बच्चों के मुंशी वंशीधर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो रोजगार की तलाश में शहर की ओर रवाना होते। शहर की ओर जाते वक्त उनके पिता उनको सलाह देते हैं कि बेटा रोजगार ऐसी खोजना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको प्रेमचंद की विशेषताओं से ही रूबरू नहीं होंगे, उनके लेखनी से ही रूबरू नहीं होंगे बच्चों, बल्कि आपको कहानी पढ़ने में मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पर कहानी का सार मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप उसको पढ़ने का इंटरेस्ट जगे, और पुस्तक जरूर पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रोज़गार की ओर जा रहे हैं। ऐसे में उनके पिता उन्हें सलाह देते हैं कि बेटा मासिक वेतन वाली नौकरी से ज़्यादा बेहतर नौकरी जो ऊपरी चढ़ावा, ऊपरी आमदनी वाली होती है, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद कहने का मतलब कि वो एक दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है, धीरे 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 क्रमशः वो उत्तरोत्तर घटता जाता है। लेकिन जो ऊपरी आमदनी वाला जरिया होता है, नौकरी होती है, वो तो ईश्वर का प्रसाद है, वो जितना मिले उतना अच्छा। ऐसा कहने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। मुंशी वंशीधर के बहनें हैं, उनका परिवार पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, पिता बूढ़े हो चुके हैं, माता है, पत्नी है, लोग गाहे बगाहे उनको कर्ज के लिए टोकते रहते हैं। तो वो इस तरह समझाकर, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, घूस लेने वाली जगह पर जाना, बाकी केवल सैलरी वाली जगह पर जो 1 महीने में मिलती है उस जगह पर नहीं जाना। संयोग ऐसा बनता है, हालांकि मुंशी वंशीधर को अपने पिता की यह दलील नागवार गुजरती है, चूँकि आज्ञाकारी पुत्र हैं इसलिए वो उनकी बात सुनकर आज्ञा लेकर चले जाते हैं। और संयोग ऐसा जुटता है कि उन्हें नौकरी भी मिलती है, और नौकरी मिलती है नमक के दारोगा की। और बच्चों, नमक के दारोगा की नौकरी मिलती है, बहुत ही ईमानदारी, मेहनत, लगन से वो इस मतलब अपनी नौकरी को पूरा करते हैं। इनसे अफसर सारे प्रसन्न होते हैं, लोग बाग, इनका महकमा सारा प्रसन्न होता है, इनको प्रोन्नति का अवसर भी दिया जाता है। एक दिन यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहा। एक दिन की घटना है, ये सारे लोग आराम से, पूरी चौकी इनकी आराम से सोई हुई थी। अचानक उन्हें पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पुल होता है। अचानक उन्हें पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ से ऐसा लगता है कि कुछ पार हो रहा है। ऐसे में वो क्या देखते हैं, नींद टूटती है, अपने 2 सिपाहियों को लेकर चले जाते हैं। देखते हैं गाड़ी है भाई, पूछते हैं किसकी गाड़ी है, तो बोलता है पंडित आलोपीदीन की गाड़ी है। फिर पूछते इसमें क्या है, कोई जवाब नहीं मिलता, गाड़ी वाला कोई जवाब नहीं देता। जब वो खुद चेक करने जाते हैं अपने सिपाहियों के साथ, तो क्या देखते हैं कि नमक की बोरियां उसमें लदी हुई हैं। अब मैं आपका पंडित आलोपीदीन से परिचय कराऊं। पंडित आलोपीदीन शहर के नामी गिरामी प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन चूंकि नमक पर टैक्स लग गया, तो ये आदमी का स्वभाव होता है कि जिस चीज़ पर रोक लगती है हम उसी काम को करना चाहते हैं। तो चूंकि नमक पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है, तो वो थोड़े से लाभ के लिए या पैसे कमाने के लिए जो उद्देश्य समझे वो नमक की चोरी की जा रही थी, जो भी कारण रहा।
खैर, पंडित आलोपीदीन का बुलावा आता है और बच्चों पंडित आलोपीदीन रास्ते भर अपना जो गणित है, जुगाड़ू गणित, वो बढ़ाते आते हैं। बोलते हैं जो भी पैसे के लेन देन से तो सारा मामला सिमट जाएगा। यही सोचते सोचते पंडित आलोपीदीन आते हैं वहाँ गाड़ी के पास। लेकिन मुंशी वंशीधर भी ऐसे अड़ियल 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक की बात आती है। उस जमाने में आप सोच सकते हैं, आज से 200 साल पहले की बात है। उस जमाने में 40,000 की रकम बहुत बड़ी होती थी। उन्होंने कहा, जब 40,000 तक पंडित आलोपीदीन बढ़ गए तो उन्होंने कहा 50,000 क्या 50 लाख भी दीजिएगा तो भी ये मामला नहीं सटने वाला है। आपको तो कोर्ट जाना होगा, आपकी तो पेशी होगी। अब इतने नामी गिरामी प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित आलोपीदीन अपने प्रतिष्ठा चकनाचूर होते हुए देख सारी स्थिति उन्होंने अपने कैलकुलेशंस को मन में कर लेते हैं और अब सी स्थिति देखते हुए मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। खैर, जब कोर्ट में पेशी होती है तो इनके साथ, पंडित आलोपीदीन के साथ या उनके जानने वाले में पूरा शहर होता है, पूरे लोग होते हैं, पूरा महकमा होता है, अफसर होता है। महकमा मतलब डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे मुंशी वंशीधर के साथ बस उनका सच होता है। और दोस्तों, ऐसे भी आप जान लीजिए बच्चों कि अक्सर सत्य कभी कभी संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। यहाँ भी वो संघर्ष की स्थिति में होते हैं। कोर्ट क्या फैसला सुनाती है? यहाँ पर कोर्ट यह कहती है कि पंडित आलोपीदीन जैसा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, नमक के थोड़े से लाभ के लिए ये नमक की चोरी नहीं कर सकते और पंडित आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो सकते हैं, बरी हो जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और बेचारे मुंशी वंशीधर की पूरी थूकम फजीहत हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। इस चीज़ से उदास और परेशान होकर मुंशी वंशीधर कुछ दिनों के लिए घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद तो आप सोच लीजिए, जिस पिता ने यह कहकर भेजा हो कि ऊपरी आय वाली जगह पर जाना, ये ऊपरी आय वाली जगह पर जाने के बावजूद कुछ नहीं। पत्नी है, बोलती नहीं, बहनें भी इसरार नहीं करती, माता भी गुस्सा, पिता का तो कोई बात ही नहीं। इसी बीच दाद में खाज ये कि उनका सस्पेंशन लेटर आ जाता है। अब क्या करें बेचारे पंडित मुंशी वंशीधर? ऐसे ही उदास एक दिन अपनी बैठक में, घर में बाहर बैठक होता है, पुराने जमाने में बैठक होती थी, बाहर बैठे थे। ऐसे ही उदास मन, पत्नी भी नहीं बोल रही है, पिता भी गुस्सा है, माता भी नाराज है। अब करे तो क्या, बहनों की जिम्मेदारी भी है, लोग और ऊपर से चढ़े आ रहे हैं कर्ज वाले। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, चुपचाप बेचारे मन मार कर बैठे हैं। तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। जब गाड़ी थोड़ी नज़दीक आती है तो वो देखते हैं, ये तो पंडित आलोपीदीन चले आ रहे हैं उनके दरवाजे। जैसे ही उनके पिता को, मुंशी वंशीधर के पिता को पता चलता है, वो बाहर आते हैं। पंडित आलोपीदीन का खूब स्वागत सत्कार होता है और उल्टे मुंह अपने बेटे को थूकम फजीहत कर देते हैं। बोले कि नहीं नहीं, आप उस जैसे महामना के बारे में यह बात नहीं कीजिए। उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन के कारण ही आज मैं आपके दरवाजे आया हूँ और उनके जैसा सोने जैसा शुद्ध व्यक्तित्व मैं अपनी सारी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकता, सारी संपत्ति देकर भी नहीं, और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं। फिर वह मुंशी वंशीधर की ओर जाते हैं। बाहर बैठक में शिष्टाचार रोज मुंशी वंशीधर खड़े हो जाते हैं और अब कहें तो क्या कहें, कुछ कह नहीं पाते बेचारे। ऐसे में पंडित आलोपीदीन उनकी बहुत तारीफ करते हैं और जब पंडित आलोपीदीन का नम्र व्यवहार, इतना विनम्र व्यवहार, इतना अच्छा मृदु व्यवहार जब मुंशी वंशीधर देखते हैं तो उनका
जो गुस्सा वाला या जो अभी तक सोच रहे थे मन में उनके बाद, अच्छा मुझे जलाने आ रहा है, मुझे चढ़ाने आ रहा है, तो ये भाव उनका बह जाता है और वो पंडित आलोपी दिन के लिए विनम्र हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मेरा धर्म था, इसलिए मैं आपके कारण आपके साथ इतना हठी व्यवहार कर पाया, नहीं तो मेरी आपसे कोई ज़्यादती दुश्मनी, मतलब पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी। पंडित आलोपी दिन कहते हैं, नहीं महाशय, आप की मेहनत, ईमानदारी और लगन के ही कारण मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरे एक छोटा सा काम कर दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूँ। बोले कि अब तो आप जो कहिए, मैं आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पंडित जी बोले कि नहीं नहीं वंशीधर बाबू, ऐसी बात नहीं है। एक कागज़ निकालते हैं और उस कागज़ पे कहते हैं कि कृपा करें और आप मेरी सारे संपत्ति का मैनेजर बनना स्वीकार करें। यह सुनकर मुंशी वंशीधर विनम्र हो जाते हैं और इस तरह से इस कहानी की समाप्ति होती, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहानी पढ़ेंगे बच्चों आपको तो सारी चीज़ें और साफ सुथरी समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें डायलॉग्स हैं, चीज़ें हैं, बातचीत है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपका इसका प्रश्नोत्तर सहित उपस्थित होंगी और सीख तो इस कहानी की रही गई। आप समझ गए होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, संघर्ष की स्थिति हो सकती है उसके साथ, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। अच्छे कर्मों का हिसाब आपको ज़रूर मिलता है। अच्छे दिन, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके अच्छे विचार हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए अपने ऐसे संस्कार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।